नमस्कार दोस्तों, निवेश भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आपको स्वागत है। तो आज जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ETF इन्वेस्टिंग। तो ETF का फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो नाम सुन के ही पता चल रहा है कि फंड का फंक्शंस क्या होने वाला है। फिर भी मैं आपसे मेरा जानकारी जितना है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइज़र नहीं हूँ और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो ये वीडियो को आप एजुकेशनल कंटेंट हिसाब से ही लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं जो टॉपिक है इसको कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो पहले बताऊँगा कि ETF का मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद कुछ इसका फीचर्स और उसके बाद इसका कॉस्ट एफिशिएंसी, फिर मैं इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसके बारे में भी थोड़ा बात करूँगा और इसका कोई स्पेशल फीचर्स जो है उसके बारे में बात करूँगा। फिर मैं टाइप ऑफ ETF और बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF, risk of ETF if any, and last May I will share with you top 5 ETF which has been discovered or which has been presented with you, जो मैंने खुद रिसर्च करके और कई साइट से इसका फीडबैक लेके मैं आपसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ETF क्या होता है, ETF का क्या मीनिंग है? ये सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड है जो कॉम्बाइंस करता है बेस्ट फीचर्स ऑफ पॉपुलर एसेट। क्या क्या एसेट हो सकता है? ये कंबाइन करता है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड विद द सिंप्लिसिटी विथ विच इक्विटीज़ में बी एक्सचेंज। तो सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक और इक्विटी मतलब शेयर्स का कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों मिलाकर ETF बनता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एस इक्विटीज और बॉन्ड्स। समझ पा रहे हैं कि ये जो एसेट क्लासेस है इसका कलेक्शन है। कोई इंडिविजुअल एक एसेट भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एसेट या बास्केट ऑफ एसेट भी हम लोग ले सकते हैं एक ETF में। अच्छा, ETF ए लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी को एक साथ क्लब करके बनते हैं, तो उसीलिए we can easily buy a large basket of security with ease और with very cheap fees। तो इसका फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी चीप है और ये एक्सचेंजली ट्रेडेड है। मतलब क्या, शेयर मार्केट पे ट्रेडिंग होता है, बाई सेल होता है, एक ट्रेडिंग डे पे बाई सेल भी होता है और आप इसको फर्दर डीमैट अकाउंट पे आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, मतलब आप होल्ड भी कर सकते हैं ETF को। सो इट इज़ ए मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। अच्छा, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो क्या क्या ट्रैक करता है? इट ट्रैक्स एन इंडेक्स, ए कमोडिटी, ए बॉन्ड्स और ए बास्केट ऑफ एसेट। बास्केट ऑफ एसेट मतलब क्या क्या हो सकता है? एक डाइवर्सिफाइड एसेट भी हो सकता है, जैसे मल्टी एसेट भी हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल एसेट जैसे कमोडिटी हो सकता है, सिल्वर या गोल्ड। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म ETFs आर फंड दैट ट्रेसेस इंडेक्सेस सच एस निफ्टी कौन प्रोवाइड करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है जिसको सेंसेक्स बोला जाता है। सो व्हेन यू बाय शेयर्स और यूनिट्स ऑफ ETF, you are trading shares and units of a portfolio that traces the yields and return of units of its native index। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि आप जो ETF खरीदते हैं तो तब आप यूनिट परचेस करते हैं। ठीक है, जैसे शेयर कोई एक शेयर परचेस कर लिया, वैसे ही एक ETF भी परचेस कर सकते हैं। तो एक ETF जब परचेस करेंगे तो उसमें क्या होता है ना, आप जो उसका नेटिव इंडेक्स, मतलब मान लीजिए निफ्टी 50 का ETF खरीद रहे तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स बनता है तो उसका एक यूनिट आप ले रहे हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल वे पे, प्रोपोर्शनेटली आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना प्रोपोर्शनेटली आप निफ्टी 50 इंडेक्स से आप यूनिट परचेस करके मिमिक कर रहा है, मतलब मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। ETF और इंडेक्स फंड को ETF मिरर इमेजिंग करता है। तो अभी बोलते हैं कि ETF को एक्टिवली भी मैनेज किया जाता है
और पैसिवली मैनेज किया जाता है, दोनों हो सकता है। अच्छा, ETF का एक स्पेशल फीचर से ETF मिटिगेट द एलिमेंट ऑफ मैनेजरियल रिस्क। मैनेजरियल रिस्क इसमें आता है, कोई भी अगर एक्टिव फंड होता है तो उसमें मैनेजमेंट का जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है तो उसका खुद का फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो अपने विचार से, अपने एनालिसिस से कोई भी शेयर्स, कोई भी एसेट परचेस कर सकता है। ठीक है, काफ़ी बार देखा गया है जो मैनेजमेंट का जो एनालिटिकल स्किल है वो हो सकता है कोई ऐसा एसेट परचेस कर लिया जो काफ़ी ड्रॉ डाउन हो गया। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो वो एक्टिव फंड काफ़ी अंडर परफॉर्म करने लगता है, उसका काउंटर पर जो बेंचमार्क है उससे भी अंडर परफॉर्म करता है। तो उसी लिए ये ETF क्या होता है, ETF तो मिमिक कर रहा है इंडेक्स को, तो इसमें कोई मैनेजरियल रिस्क नहीं रहता है। और एक मेन चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो ETF हार्नेसिंग द पावर ऑफ मार्केट इटसेल्फ। तो मार्केट का जो पावर होता है उसको ये हार्नेस करता है। मतलब क्या है कि मार्केट, जैसे मान लीजिए मार्केट एक साल में 10% रिटर्न देता है, तो ETF भी 10% रिटर्न देने का कोशिश करेगा। इट इज़ क्वाइट कॉस्ट एफिशिएंट। आप समझ पा रहे हैं कि मैनेजरियल कॉस्ट अगर कम है तो इस कॉस्ट एफिशिएंट भी कम होगा, और ये ETF में चर्निंग भी बहुत कम होता है, मतलब शेयर्स बाई सेल भी बहुत कम किया जाता है। क्योंकि कोई, जैसे मान लीजिए निफ्टी हो गया एक इंडेक्स, तो निफ्टी में अभी जैसे नया न्यूज़ आया है कि जियो फाइनेंस और जोमेटो, ये दोनों क्या करेंगे, निफ्टी में एग्जिस्टिंग दो स्टॉक को आउट करके ये लोग एंट्री कर रहा है निफ्टी में, निफ्टी 50 में एंट्री कर रहा है। तो अभी जो निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है, मतलब मिरर कर रहा है जो ETF है, उसको भी सेम शेयर परचेस करना पड़ेगा अपना होल्डिंग पे। समझ पा रहे हैं ना। अभी बोल रहे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF। क्या क्या कॉस्ट लगता है ETF में? इसमें ब्रोकरेज लगता है। आप शेयर जब ब्रोकर से परचेस करेंगे, शेयर्स परचेस करें या ETF परचेस करें, आपको ब्रोकरेज तो देना ही होगा। इसमें STD लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और डिफरेंसेस इन बीडा स्प्रेड। ये बीडा स्प्रेड जो बाई और सेल का जो बीड लगता है, इसमें स्प्रेड होता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है प्राइस। एक काफ़ी बार देखा जाता है ये प्राइस डिफरेंस काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये भी एक कॉस्ट स्ट्रक्चर में आ जाता है। अच्छा, ये हाईली फ्लेक्सिबल है ETF ड्यू टू बास्केट ऑफ स्टॉक। ETFs टिपिकली ट्रेड एट मच हायर वॉल्यूम। ठीक है, कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है, बास्केट ऑफ स्टॉक है, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा ना। तो इन्वेस्टर कैन इजीली गेट इन एंड आउट विथ मिनिमम रिस्क एंड एक्सपेंस। ETF का कुछ फीचर्स के बारे में बोल रहा हूँ। इसमें ETF परचेस करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें जो प्राइस होता है वो मार्केट का हर दिन जो एक्टिव ट्रेडिंग डे होता है उसमें अप डाउन होता रहता है, और डिविडेंड टिपिकली री इन्वेस्टेड होता है, जो ETF है उसके साथ री इन्वेस्टेड हो जाता है। अच्छा, अभी कुछ बेनिफिट्स के बारे में बोल रहा हूँ। ये हेज इन्वेस्टर को रिस्क को हेज करने में सहायता करता है। कैसे हेज करता है? जैसे मान लीजिए कोई ETF है, उसको अगर शेयर के साथ आप कंपेयर करेंगे तो शेयर को ऐसे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, वैसे भी ETF को भी हम लोग इंटरडे में शॉर्ट कर सकते हैं, तो उससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। शेयर्स अगर आप जानते हैं कि शेयर्स गिरने ही वाले हैं, तो आप उसको पहले ही सेल कर देंगे, फिर आप लो प्राइस में बाई कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट बन जाएगा। इसी को हेजिंग बोलते हैं। आप कैश सिक्योरिटाइजेशन भी कर सकते हैं। आपके पास आइडल कैश पड़ा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि बैंक में रखने से अच्छा है तो आप कोई अच्छे ETF परचेस कर ले, कोई गोल्ड ETF या कोई इंटरनेशनल ETF भी परचेस कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, और एसेट एलोकेशन भी काफ़ी अच्छा होता है ETF में, क्योंकि ये बास्केट ऑफ एसेट होता है। अभी बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF कि वे सिंपल टू ट्रेड है, ये काफ़ी लिक्विड होता है, आप बाई सेल कर सकते हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी होता है, क्योंकि ETF में जो होल्डिंग है उसको फंड मैनेजर को हर रोज़ उसको शेयर करना है, पब्लिक के साथ डिस्क्लोज करना है। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस जो होता है वो भी काफ़ी सिंपल होता है, टैक्स एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें टैक्स एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि ETF का जो मैनेजरियल कॉस्ट वगैरह है, और जो आप जब आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है ना। अच्छा, रिस्क ऑफ ETF, काफ़ी कुछ रिस्क भी है ETF में, जैसे ट्रेडिंग कॉस्ट। कुछ ETF में आपका कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है, और कोई ETF काफ़ी लिक्विड भी होता है। उसमें क्या है ना, हाई बीड स्प्रेड हो जाता है, मतलब बाइंग एट स्प्रेड हाई, जब जिसको बीड बोलते हैं, जो बाई प्राइस होता है आपको हाई प्राइस में बाई करना होगा, और काफ़ी बार देखा गया है जो सेलिंग प्राइस है वो लो प्राइस में सेल करना पड़ता है।
तो bid ask spread जो होता है वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है, कभी बढ़ जाता है तो उस समय इन्वेस्टर को काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी लॉस झेलना पड़ता हो सकता है। अच्छा, इसमें सेटलमेंट डेट का भी एक चीज़ होता है, जैसे नॉर्मली सेटलमेंट डेट अभी T+1 है वैसे ही है ETF में भी। अच्छा, अभी वीडियो का मैं लास्ट पार्ट में आ गया हूँ जो कि टॉप 5 ETF। तो एज पर माई रिसर्च फर्स्ट वन इज़ कमोडिटी ETF विच इज़ गोल्ड ETF और सिल्वर ETF। इसमें ICICI का गोल्ड ETF काफ़ी अच्छा है, सिल्वर ETF उसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो बॉन्ड ETF होता है उसमें मेरा सबसे पसंदीदार है लिक्विड केस जो जीरोधा ने निकाला है, वो T-बिल्स में इन्वेस्ट करता है। और GSEC 5I ETF जो ICICI बैंक का GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5 ईयर्स का लॉक इन रहता है, उसमें भी हर रोज़ ट्रेडिंग होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। SBI का एक 10 ईयर्स का गिल्ड ETF है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और भारत बॉन्ड ETF जो 5 साल 10 साल 15-20 साल के लिए लॉक इन रहता है, अभी फ़िलहाल 2025 30 32 33 31 इन सालों के लिए अवेलेबल है। ये भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सही है। और अभी अगर इक्विटी ETF के बारे में बोलूँ तो निफ्टी 50 ETF जो रिलायंस का है, सॉरी निपॉन का है, पहले रिलायंस हुआ करता था, अभी निफ्टी 20 और सेट FNIF 50 जो SBI का है, निफ्टी 50 ETF। और एक हाई बीटा निफ्टी कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF, ये भी मेरी पसंदीदार है। इसमें क्या है ना, इसको स्मार्ट बीटा फंड भी बोला जाता है। ये स्मार्ट बीटा जो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड है इसको मिमिक करता है, ये भी काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होगा क्योंकि ये निफ्टी 300 से टॉप 50 स्टॉक को ही चूज़ करता है इन ETF में। और लास्ट में ब्रॉडर मार्केट ETF जो मिड कैप 150 ETF है, मोतीलाल ओसवाल का काफ़ी इन्वेस्टर को काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें। और मोतीलाल ओसवाल का एक स्मॉल कैप 250 ETF भी है, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और या आप खुद से रिसर्च कीजिए और अपना वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके उनसे बातचीत करके फिर ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और लास्ट में और एक ETF में बोलना चाहता हूँ जो इंटरनेशनल ETF है, जैसे माफंग हो गया। माफंग मतलब क्या है? मीरा एसेट का फैंग मतलब फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये टोटल फैक्ट, इसको हम लोग फैंग 7 भी बोलते हैं। और इसके साथ और 3 भी ऐड करके माफंग एक इंडेक्स बना गया है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक फैंग इंडेक्स है, उसी को मिमिक करता है मीरा एसेट वाला माफंग। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ETF में तो आपको टॉप 10 US का मोस्ट प्रॉफिटेबल मेगा कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। और मॉन 100 है जो मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक 100 में इन्वेस्ट करता है, जो टेक हेवी और नॉन फाइनेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और है कि हैंग सेंग ETF, जैसे 2009 से लेकर शुरू करके 2025 चल रहा है, तो पिछले 16 साल में हैंग सेंग इंडेक्स अभी भी हाई से 30% डाउन पे है। तो 16 साल पे भी अभी शेयर मार्केट उसका ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है। तो हैंग सेंग ETF लास्ट एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, 70-80% जनरेट किया है, और एक महीना में 35% जनरेट किया है। तो उसी लिए शॉर्ट टर्म तो टैक्टिकल बेट के हिसाब से आप हैंग सेंग ETF भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।